हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। आज इस वीडियो में एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 के चैप्टर 2 को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961 का बेसिक पर्पस देख लिया था। चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन सेक्शन 1 से लेकर 3 तक बता रहा था वो कवर कर लिया था। आज चैप्टर 2 जो प्रोविज़न रिगार्डिंग रेंट के अकॉर्डिंग बताता है कि कब कब हम रेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी का क्या काम होता है, ये पूरा चैप्टर 2 में बता रखा है, जो कंटेन करता है सेक्शन 4 से 11 तक, जिसमें इंटरिम रेंट अमाउंट का भी बता रखा है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जो प्रोविज़न रिगार्डिंग रेंट के अकॉर्डिंग हमें बताता है, जो कंटेन करता है सेक्शन 4 से लेकर 11 तक। तो सबसे पहली बात सेक्शन 4 क्या कहता है। तो सेक्शन 4 सिंपल एक बार बताता है कोई भी ऐसी एकोमोडेशन है जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है बिफोर द सेम एक्ट, जो एमपी एकोमोडेशन एक्ट है हमारा, उस एक्ट के आने से पहले या उस एक्ट के आने के बाद, कोई भी ऐसी एकोमोडेशन है जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है इस एक्ट के आने से पहले या इस एक्ट के आने के बाद, और उसकी नोटिस, उसके कंप्लीटेशन का नोटिस हम लोकल अथॉरिटी को देते हैं। तो जिस दिन हमने वो नोटिस दिया कि हमारी ये एकोमोडेशन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, उस दिन से लेके 5 साल तक हमारे ऊपर जो भी इसके एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के प्रोविज़न है रिगार्डिंग कंट्रोलिंग ऑफ रेंट, वो अप्लाई नहीं होंगे। उसका एक रीज़न है कि हमने जो कंस्ट्रक्शन करी उसमें भी हमारा कुछ एक्सपेंस हुआ, कुछ खर्चा हुआ। तो अब हम एमपी एकोमोडेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम रेंट उतना ही लें जितना एमपी जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी हमें बताती है, तो उससे हम जो हमने अपना एक्सपेंस किया है हम उसको कवर जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो उसको जल्दी कवर करने के लिए सेक्शन 4 में कह रखा है सिंपल एक बात कि कोई भी ऐसी एकोमोडेशन है जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, चाहे इस एक्ट के आने से पहले या इस एक्ट के आने के बाद, और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है उस दिन कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन का हम नोटिस देते हैं कंसर्न्ड लोकल अथॉरिटी को। तो जिस दिन नोटिस गया उस दिन से लेकर 5 साल तक एग्जम्प्ट होगा, एमपी एकोमोडेशन एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होगा, वो अपने अकॉर्डिंग रेंट ले सकता है। ये सेक्शन 4 कह रहा था। सेक्शन 5 सिंपल एक बात कहता है कि हम जो भी रेंट कलेक्ट करेंगे, मेरी कोई एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन हमने सेक्शन 2A में पढ़ लिया था चैप्टर 1 में। तो मेरी कोई भी एकोमोडेशन है जो मैं रेंट पे दे रहा हूँ, तो जो भी मैं उस पर रेंट कलेक्ट करूँगा वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगा। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी फिक्स करती है एज पर द लोकेलिटी, सब कुछ देख दाख के एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होती है। सेक्शन 10 में एक स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करते हैं कि इतना ही रेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 5 कह रहा है कि मैं जो भी अपनी एकोमोडेशन या कोई भी अपनी एकोमोडेशन रेंट पे दे रहा है, तो उस पर स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स कर रखा है ना, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता एज पर सेक्शन 5। सेक्शन 4 को अलग रखो, वो एक एक्सेप्शन है कि भाई कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट होती है 5 साल इस एक्ट के आने के पहले, इस एक्ट के आने के बाद, तो जिस दिन हमने नोटिस दिया उस दिन से 5 साल एग्जम्प्ट होंगे, उस टाइम स्टैंडर्ड रेंट का प्रोविजन हम पे अप्लाई नहीं होगा। बट सेक्शन 5 कहता है कि अगर ऐसी कोई उसके अलावा कोई एकोमोडेशन है जो मैंने रेंट पे दे रखी है, तो उस पर स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा हम चार्ज नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 5। सेक्शन 4 और 5 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 6 की, जो बात करता है अनलॉफुल चार्ज। अब कोई भी रेंट के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें 2 पर्सन्स होते हैं, 2 पार्टी होते हैं, एक लैंडलॉर्ड होता है, एक टेनेंट होता है। तो सेक्शन 6 का क्लॉज 1 ही कहता है कि ना तो लैंडलॉर्ड ना ही टेनेंट कोई भी अनलॉफुली कोई भी गेन नहीं लेगा, अनलॉफुल कोई भी चार्ज नहीं करेगा। सेक्शन 6 का क्लॉज 1 ये कहता है। 6 का क्लॉज 2 ये कहता है, अब मैंने ये कहा कि ना लैंडलॉर्ड ना टेनेंट, तो मतलब दोनों ही नहीं कर सकते। सेक्शन 6 का क्लॉज 2 हमें लैंडलॉर्ड का बताता है कि लैंडलॉर्ड कब कब मतलब अनलॉफुल चार्ज करना चाहता है, तो वो उसके लिए अलाउड नहीं है एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 2। सपोज मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप मेरी प्रॉपर्टी पे कोई भी एकोमोडेशन है उस पर रेंट पे रहोगे। उसके बाद जब आपका टाइम एक्सपायर होने वाला था, जो रेंट एग्रीमेंट था वो ख़त्म होने वाला था, उस टाइम मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, कहता हूँ कि मैं आपका जो टाइम है, वो टेन्योर है, वो मैं बढ़ा दूंगा, बट उसके लिए आपको मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जो मैं एक्स्ट्रा पे मांग रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे चार्ज कर रहा हूँ, वो नहीं कर सकता, वो अनलॉफुल है एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 2। ये था लैंडलॉर्ड के रिगार्डिंग कि कब लैंडलॉर्ड एक्स्ट्रा मांगता है।
अब 6 क्लॉज 3 में बता रखा है कि कब टेनेंट एक्स्ट्रा चार्ज करता है। टेनेंट कहता है कि चलो भाई मेरा तो टाइम खत्म होने वाला, रेंट एग्रीमेंट खत्म होने वाला, बट मैं किसी और को अपने जगह पे रेंट पे आपकी एकोमोडेशन दिला दूंगा, पर उससे मैं जितना आप मेरे से चार्ज कर रहे थे ना उससे भी ज़्यादा चार्ज करूंगा, और जो ज़्यादा मैं चार्ज कर रहा हूँ उसमें जो भी बेनिफिट आता है आप उसका मेरे को 25% मेरे को दोगे। तो जो भी ये डील हो रही है ये अनलॉफुल है। तो सेक्शन 6 का सिंपल एक मोटिव है कि सीधी बात भाई, कोई भी अनलॉफुल चार्ज नहीं लेगा, अनलॉफुल गेन नहीं लेगा, चाहे वो टेनेंट हो चाहे वो लैंडलॉर्ड हो। लैंडलॉर्ड होगा सेक्शन 6 क्लॉज 2 में कवर होगा, टेनेंट होगा सेक्शन 6 क्लॉज 3 में कवर होगा। अब सेक्शन 6 क्लॉज 4 वो क्या कहता है, सपोज मैं लैंडलॉर्ड हूँ, आप टेनेंट हो, मेरे पे इतने पैसे नहीं है तो मैंने बैंक से लोन लिया, फाइनेंस लिया और आपसे कांटेक्ट किया कि ठीक है मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, अपनी एक बिल्डिंग, अपनी एक एकोमोडेशन खड़ी कर रहा हूँ, जो बिल्डिंग जो मैं बनाऊंगा वो आपको रेंट पे दे दूंगा और आप मेरे को रेंट देना। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जो आप मेरे को रेंट दोगे उससे बजाय आप सीधा जो ईएमआई मेरे को पे करनी है, क्योंकि मैंने भी लोन लेके ही एकोमोडेशन खड़ी करी है, तो जो ईएमआई पे करनी है वो डायरेक्ट वो ईएमआई क्यों नहीं पे कर देते। तो ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 4 कि लैंडलॉर्ड फाइनेंस लेके टेनेंट के कंसेंट से एकोमोडेशन खड़ी करता है, वो टेनेंट को देता है रेंट पे, और टेनेंट जो रेंट देगा वो रेंट देने के बजाय वो उस फाइनेंस का अमाउंट जो ईएमआई पे कर रहा है वो करता रहेगा। 6 क्लॉज 4 ये कहती है। लेकिन प्रोवाइजो ये कहती है भाई इसका मतलब ये नहीं अगर टेनेंट एग्री हो गया तो आप उसे बाउंड ही कर दोगे, नहीं, आप उससे ऐसा कोई फाइनेंस ऐसा लोगे जिसकी ईएमआई 5 साल के अंदर खत्म हो जाती है। 5 साल से ज़्यादा ईएमआई जाती है तो वो वैलिड नहीं होगी एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 4। ठीक है। और 6 क्लॉज 5 क्या कहता है, 6 क्लॉज 5 एक चीज़ कहता है भाई, जो मैं आप एज अ टेनेंट ईएमआई पे कर रहे हो उसे उस अमाउंट को एज अ रेंट इन एडवांस माना जाएगा। ठीक है। तो सेक्शन 6 सिंपल सी क्या बात कर रहा था, एक बात कर रहा था कि जो भी हम अनलॉफुल चार्ज करते हैं वो नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लैंडलॉर्ड हो 6 क्लॉज 2 में, टेनेंट हो 6 क्लॉज 3 में। अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं फाइनेंस लेके एकोमोडेशन खड़ी कर रहा हूँ जिसको आप जो एकोमोडेशन आपको एज अ रेंट पे दूंगा, तो आप मेरे को रेंट देने के बजाय उसका ईएमआई पे करते रहना, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और 6 क्लॉज 4 का प्रोवाइजो ये कहता है ठीक है भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, बट इसका मतलब ये नहीं आप उसे बाउंड कर सकते हो। जो भी मैं फाइनेंस पे लूंगा उसका लोन का अमाउंट जो भी होगा ईएमआई होगी 5 साल के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, और जो भी टेनेंट में जो ईएमआई पे करेगा, जो फाइनेंस का अमाउंट पे करेगा, वो एज अ रेंट इन एडवांस माना जाएगा। 6 क्लॉज 5 में ये कह रखा है। तो सेक्शन 4, 5, 6 हो गया। तो अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 कहता है स्टैंडर्ड रेंट। एक स्टैंडर्ड रेंट होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड रेंट कैसे डिसाइड होगा, तो सेक्शन 7 क्लॉज 1 में कह रखा है कि जो हमारा ये एक्ट है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, उससे पहले कौन सा एक्ट था, तो एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 का एक्ट था। 1961 के एक्ट से पहले जो रिपील्ड एक्ट हुआ था 1955 का, या उससे भी पहले, तो इन शॉर्ट 1961 से पहले जितने भी रिपील्ड एक्ट थे एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के, उसमें उस टाइम पे जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी ने किसी भी एकोमोडेशन का रेंट अमाउंट फिक्स किया था, और 1961 की कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि जो अमाउंट पहले की कंपिटेंट अथॉरिटी ने फिक्स किया था वो एक्यूरेट है, सही है, तो उसको ही रहने देंगे। एज पर सेक्शन 7 क्लॉज 1 कहता है कि स्टैंडर्ड रेंट वो होगा अगर कोई भी ऐसी एकोमोडेशन है जो बहुत पुरानी है, और कोई भी ऐसी कंपिटेंट अथॉरिटी जो 1961 के एक्ट से पहले की रिपील्ड हुई है या उससे भी पहले की रिपील्ड हुई है, उस टाइम पे किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी ने उसका जो रेंट स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया है, और आज की कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि जो रेंट फिक्स किया है वो सही है, तो उसे सही माना जाएगा एज पर सेक्शन 7 क्लॉज 1। सेक्शन 7 मेनली स्टैंडर्ड रेंट की बात करता है, एक रेंट फिक्स करता है कि इस लोकेलिटी के हिसाब से, इस एरिया के हिसाब से, इस एरिया में कोई भी एकोमोडेशन अगर रेंट पे चढ़ता है, रेंट पे जाता है, तो उसका रेंट का अमाउंट कितना होगा। ऐसे सेक्शन 7 क्लॉज 2, सेक्शन 7 क्लॉज 2 एक डेट की बात करता है, 1 जनवरी 1948। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी एकोमोडेशन जो 1 जनवरी 1948 से पहले लेट आउट हुई है, उससे पहले रेंट पे गई है, तो उसका रेंट कैसे डिसाइड होगा।
तो उस टाइम बता रखा है कि कोई भी दो चीज़ है, अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो 1 जनवरी 1948 से पहले या उस दिन या उससे एक दिन उससे पहले से लेट आउट हुई है, तो हम दो तरीके से उसका रेंट देख सकते हैं। पहला, म्युनिसिपल असिस्टेंट रजिस्टर MAC बनता है, म्युनिसिपल असिस्टेंट रजिस्टर, उस पर जो अमाउंट लिखा हुआ है और जो अभी उस टाइम पे चार्ज करते थे हम, उस इन दोनों में से जो अमाउंट कम है हम उसको एज ए स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे। तो सिंपल, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो 1 जनवरी 1948 से पहले लेट आउट हुई है, तो उसका स्टैंडर्ड रेंट कैसे डिसाइड होगा? तो जब वो लेट आउट हुई है उस टाइम पे जो म्युनिसिपल असिस्टेंट रजिस्टर रेंट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग जो रेंट है वो अमाउंट, या फिर उस टाइम जितना कलेक्ट होता था वो अमाउंट, जो भी लेस है हम उसको स्टैंडर्ड रेंट डिक्लेयर कर देंगे एज पर सेक्शन 7(2). ये तो वो सिचुएशन होगी कि 1 जनवरी 1948 से पहले अगर लेट आउट हुई है। अगर 1 जनवरी 1948 से पहले अगर लेट आउट नहीं हुई तो क्या स्टैंडर्ड रेंट होगा? तो भी हम यही करेंगे, म्युनिसिपल असिस्टेंट रजिस्टर में जो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर रखा है वो, या फिर अगर उस टाइम प्रॉपर्टी लेट आउट हुई होती तो कितना प्राइस होता वो प्राइस, इन दोनों में से जो कम होगा हम उसका स्टैंडर्ड रेंट मान के चलेंगे एज पर सेक्शन 7 क्लॉज 2। तो सेक्शन 7 कुछ नहीं करता है कि स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करता है। क्लॉज 1 में बता दिया कि पहले के रिपील्ड एक्ट के टाइम कोई कंपिटेंट अथॉरिटी थी जिसने स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया और आज की अथॉरिटी को लगता है वो सही है तो वो सही है। क्लॉज 2 1 जनवरी 1948 से पहले की दोनों सिचुएशन की बात करता है, अगर लेट आउट हुई है तो क्या होगा और लेट आउट नहीं हुई तो क्या होगा। ये और इसमें एक चीज़ और है कि 1 जनवरी 1948 से पहले कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो एकोमोडेशन या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी थी या एकोमोडेशन थी जो हाउस होल्ड या एजुकेशन पर्पज से यूज होती थी, तो उसका जो अगर रेंट इंक्रीज होता था वो 35% इंक्रीज होता था। और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी एकोमोडेशन थी जो हाउस होल्ड और एजुकेशन फैसिलिटी के अलावा यूज होती थी तो उसका 70% इंक्रीज होता था। दो सिचुएशन बताइए मैंने, ऐसी एकोमोडेशन जो हाउस होल्ड पर्पस या एजुकेशनल पर्पस से यूज होती थी तो उसका जो रेंट इंक्रीज होता था 35%। ऐसी एकोमोडेशन जो हाउस होल्ड और एजुकेशन के अलावा किसी और पर्पस से यूज होती थी, बिजनेस पर्पस से यूज होती थी, तो उसका 70%। और ऐसी कोई एकोमोडेशन जिसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि टेनेंट जो भी टैक्स है वो पे नहीं करेगा, हाउस टैक्स जो होता है, तो जो लैंडलॉर्ड उसके बिहाफ पे लैंडलॉर्ड पे करेगा हाउस टैक्स, तो जो जितना भी मैं एज ए लैंडलॉर्ड हाउस टैक्स पे करूँगा वो मैं उतनी परसेंट ही मैं इंक्रीज कर सकता हूँ आपके रेंट में। ये सेक्शन 7 बता रहा है। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की, जो इंक्रीज इन रेंट बताता है कि हम रेंट कब कब इंक्रीज कर सकते हैं। मैं लैंडलॉर्ड हूँ, आप टेनेंट हो, मैंने पर मंथ 12,000 15,000 पे आपको अपनी एकोमोडेशन रेंट पे दे रखी है। नाउ इट्स टाइम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो रेंट है वो इंक्रीज करूँ, तो कब कब कर सकता हूँ मैं? पहली एक ही सिचुएशन है, अगर मैंने अपनी एकोमोडेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया है, कोई खर्चा किया है, कोई कंस्ट्रक्शन करी है उसमें, तो उस कंस्ट्रक्शन करने से पहले मैं आपसे रिटर्न नोटिस दूंगा, भेजूंगा, आपकी कंसेंट लूंगा या तो टेनेंट को या रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को कि मेरी एकोमोडेशन में इस इम्प्रूवमेंट की नीड है, इसलिए मैं इसमें ये कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ और जो भी मेरा एक्सपेंस होगा मैं जो टेनेंट है उसके रेंट अमाउंट में ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, ये आपका होता है इंक्रीज इन रेंट एज पर सेक्शन 8। ऐसे ही इसमें सेक्शन 8 क्लॉज 2 में बता रखा है कि कोई भी हाउस टैक्स है, रहता तो वहाँ पे टेनेंट है, टैक्स पे कर रहा है लैंडलॉर्ड, तो जितना भी टैक्स पे कर रहा है, वही सेक्शन 7 के क्लॉज 2 वाली बात है कि जितना भी मैं टैक्स का अमाउंट पे कर रहा हूँ उतना मैं इंक्रीज कर सकता हूँ रेंट के अमाउंट में एज पर सेक्शन 8 क्लॉज 2। सेक्शन 7 हमने कर लिया स्टैंडर्ड रेंट, 8 कर लिया इंक्रीज इन रेंट। सेक्शन 9 नोटिस, कि जब जब मैं एज अ लैंडलॉर्ड अपने एकोमोडेशन का रेंट इंक्रीज करूंगा उससे पहले मैं आपको नोटिस सेंड करूंगा, और जिस दिन मैं आपको नोटिस सेंड करूंगा उसके 30 दिन के बाद इंक्रीज रेंट जो है वो इफेक्ट में आएगा। सपोज अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि आप मेरे को 12,000 पर मंथ रेंट दोगे, लेकिन अब ये डिसाइड हो गया कि मैं अगले महीने से आपका
1000 2000 जो भी अमाउंट है वो इंक्रीज करने वाला हूँ, तो मेरे को 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। अगर मैं आज नोटिस देता हूँ तो उससे अगले महीने मैं आपसे 12 की जगह 15,000 रेंट ले सकता हूँ इंक्रीज करके, बट वो लॉफुल होना चाहिए। जो इंक्रीज कर रहा हूँ, जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, उससे पहले मेरे को रिटर्न नोटिस भेजना पड़ेगा आपको और रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को। ये सेक्शन 9 कहता है, नोटिस की बात करता है 30 दिन की पहले। अब बात करते हैं सेक्शन 10, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ चैप्टर 2, जो बात करता है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होती है जो एक रेंट का अमाउंट फिक्स करती है। या तो वो सेक्शन 7 के स्टैंडर्ड रेंट के अकॉर्डिंग फिक्स करेगी, अगर स्टैंडर्ड रेंट में इंक्रीज करना तो सेक्शन 8 को रेफर करेगी। सेक्शन 10 के क्लॉज में यही कहती है कि रेंट कंट्रोल अथॉरिटी जो भी आपका रेंट का अमाउंट फिक्स करेगी वो या तो सेक्शन 7 के हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट के हिसाब से या सेक्शन 8 के हिसाब से इंक्रीज करेगी। लेकिन सेक्शन 7 और सेक्शन 8 बाउंड नहीं होते रेंट कंट्रोल अथॉरिटी पे। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी बाउंड नहीं है सेक्शन 7 और 8 को कंप्लाई करे ही करे। उनके अलावा अगर उन्हें लगता है कि एज पर द फैक्ट ऑफ द केस यहाँ पे रेंट इंक्रीज इतने % होना चाहिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे रेंट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो जरूरी नहीं हो 7-8 को कंप्लाई करे ही करे। उसके अलावा भी एज पर द फैक्ट वो चेंज कर सकते हैं रेंट के अमाउंट में। उसके बाद रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास ये भी पावर है कि वो जो लेट कर रखा है हाउस, जो एकोमोडेशन उन्होंने मतलब किराए पे दे रखी है, उसका ही सब पार्ट भी किराए पे दे सकते हैं। जैसे होता है आज के टाइम पे, एक एकोमोडेशन है उसमें 4 फ्लोर बना दिए, फर्स्ट फ्लोर किसी और फैमिली को दे दिया, सेकंड किसी और को, थर्ड किसी और को, तो ये तो सब टेनेंट हो गए ना। तो ऐसे ही एक एकोमोडेशन को सब लेट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करती है वो ओनली 12 मंथ के लिए होता है। ठीक है, ये था आपका सेक्शन 10 रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में। उसके बाद सेक्शन 11 जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन चैप्टर 2 का, सेक्शन 11 क्या बताता है, इंटरिम रेंट अमाउंट। कि जब तक कोई भी मैंने केस फाइल किया रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास कि इसको डिसाइड करो, इसमें रेंट इन्होंने इतना इंक्रीज कर दिया, इतना डिक्रीज कर दिया, कुछ भी, तो जब तक उसका फाइनल, उस एप्लीकेशन का फाइनल डिस्पोजल नहीं होता, जब तक उस टाइम पीरियड के लिए भी मैं इंटरिम रेंट अमाउंट कलेक्ट कर सकता हूँ। एज पर सेक्शन 11 एप्लीकेशन मूव कर सकता हूँ। तो ये था सेक्शन चैप्टर 2 प्रोविजन रिगार्डिंग रेंट, जिसमें सेक्शन 4 से लेके 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू।